Hello everyone and welcome back to हिमखोज डिक्शनरी वोकेबलरी सीरीज। तो आज का हमारा सेशन है फ्रेजल वर्ब्स। राइट, उम्मीद है आपने बाकी के सारे पार्ट 1 से लेके अब तक के जितने भी पार्ट्स हैं आपने फ्रेजल वर्ब्स के देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर किसी ने भी उन वर्ड्स को मिस आउट किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उन्हें रेफर कर सकते हो। तो आज का हमारा सेशन हम शुरू करेंगे। आज के इस सेशन में हमने जो सबसे पहले जो फ्रेजल वर्ब लिया है वो है डिपेंड ऑन। राइट, हमने ये वर्ड सुना होगा कई बार। डिपेंड ऑन यानी किसी पे निर्भर करना। राइट, कैसे? टू रिलाई ऑन समबडी और समथिंग। राइट, कब करते हैं वैसे? जब हमें उन पे ट्रस्ट हो एंड बी एबल टू ट्रस्ट देम, उन पे भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए उन पे हम डिपेंड करते हैं। राइट, किसी सपोर्ट के लिए या फिर हमें किसी से कोई हेल्प चाहिए उसके लिए जब हमें किसी पे डिपेंड होना पड़ता है, उन पे भरोसा करना पड़ता है, उस सिचुएशन में डिपेंड ऑन फ्रेजल वर्ब यूज होता है। एग्जांपल के साथ देखते हैं, एकदम ही क्लियर हो जाएगा। He was the sort of person you could depend on. वो ऐसे इंसान है जिन पे आप निर्भर कर सकते हो। ऐसा हम कब बोलते हैं? जब हमें उन पे कुछ भरोसा, थोड़ा सा भी भरोसा रहता है तब। तो जब हम किसी पे रिलाई करते हैं, उन पे ट्रस्ट करते हैं, तब हम डिपेंड ऑन फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे he still depends on his old car to go to work। देखिए, he still depends on his old car। यहाँ पे हमने समथिंग लिया है, someone नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा, he was the sort of a person यानी he was somebody। यहाँ पे हम कार की बात कर रहे हैं, something। right, he still depends on his old car to go to work। उन्हें भरोसा है कि उनकी कार का ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी उनकी कार नहीं बिगड़ जाएगी रास्ते में चलते चलते या किसी भी मोड़ पे। राइट, ऐसा अटैचमेंट था उनका कार से। राइट, इसीलिए वो उनपे अभी भी निर्भर करते थे। फिर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आता है यहाँ पे हमारा शो ऑफ। शो ऑफ यानी to arrive when you have arranged to meet somebody or do something। शो ऑफ का मीनिंग क्या होता है? हमने कहीं पहले से ही डिसाइड करके रखा है, यहाँ जाना है, यहाँ पहुंचना है। राइट, और हम उस समय पे वहां पहुंचते भी है। वी अराइव, जहां हमने मीटिंग अरेंज की है वहां हम पहुंच भी जाते, देन वी शो अप। राइट, उसे शो अप कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। इट वॉज गेटिंग लेट व्हेन शी फाइनली शोड अप। ऑलरेडी लेट हो रहा था और तब जाके वो अराइव हुई। शी शोड अप, टू अराइव, जिससे मिलना हमने पहले से ही प्लान किया है, अरेंज किया है, और उस मोमेंट पे जब कोई आता है तब हम शो अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। राइट, टू बी क्लियरली सीन। टू बी क्लियरली सीन उसे भी शो अप कहा जाता है। या फिर जब कोई आता है, जैसे कि टू कम या फिर अराइव, इफ समवन अराइव्स, उन सब को शो अप कहा जाता है। राइट, यस। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है नैरो डाउन। नैरो डाउन का मीनिंग क्या होता है? नैरो डाउन यानी बहुत सारी चीजों में से जब हम सॉर्ट आउट करके उन्हें थोड़े से ऑप्शंस तक ला लेते हैं तब हम नैरो डाउन कहते हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और द चॉइसेस। टू रिड्यूस, इतने सारे ऑप्शंस है लेकिन मेरी प्रायोरिटी में इतना ही है, तो आई कट दिस ऑफ। तो मैंने क्या किया? अपनी चॉइसेस को इन 4 चीजों में नैरो डाउन कर दिया। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। During my internship, I was able to narrow down exactly what I wanted to do with my career। जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी उस दौरान मुझे समझ आ गया कि मेरे करियर में मुझे क्या क्या करना है। इंटर्नशिप शुरू करने से पहले कई सारी चीजें थी माइंड में, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान मैंने उन ऑप्शंस को नैरो डाउन कर दिया। राइट, मेक मोर स्पेसिफिक, या तो टू बी मोर स्पेसिफिक, मेक मोर स्पेसिफिक। राइट, उसे कहा जाता है नैरो डाउन। जैसे he was offered a lot of job opportunities but he tried to narrow down his choices to only the most interesting ones। कई सारे जॉब ऑफर्स आए
क्या आया? जॉब ऑफर्स, बहुत सारे, कई सारे आए, लेकिन जॉब तो एक ही करेंगे ना आप। तो उन ऑप्शंस में से उनकी चॉइस का क्या था, उसको साइड रख दिया ताकि बाकी के ऑप्शंस ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। तो चॉइसेस को नैरो डाउन करके सिलेक्शन शुरू किया, राइट, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और चॉइसेस। फिर नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है फाइंड आउट। फाइंड आउट यानी to get some information about something or somebody, to discover भी कह सकते हैं। to discover, जब हमें कुछ पता चलता है, प्लान्ड नहीं होता है लेकिन सडनली कुछ सामने आता है, या फिर किसी को कुछ पूछते पूछते बात करते करते कुछ पता चल जाता है, या फिर आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो उस दौरान आपको कुछ पता चलता है तो प्लानिंग में नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं, वी फाउंड आउट, आई फाउंड आउट हिज सीक्रेट्स, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ हमने क्या लिया है कि it makes you want to watch the next episode to find out what's going to happen। देखिए, कई बार हम सीरीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसके अगर नेक्स्ट पार्ट्स है, कुछ सस्पेंस क्रिएट हुआ है, तो हम क्या होते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो क्या होगा वो इंफॉर्मेशन जानने को भी से फाइंड आउट, राइट। Her parents are going to be so mad when they find out she had an affair with a bad guy। देखिए, जब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनकी बेटी का जिनके साथ अफेयर है वो अच्छा लड़का नहीं है, दे आर गोइंग टू बी अपसेट। यानी जब कुछ पता चलना, कुछ इंफॉर्मेशन मिलना किसी चीज या किसी इंसान के बारे में, उस सिचुएशन में फाइंड आउट फ्रेजल वर्ब यूज होता है। बिलीव इन, बिलीव इन यानी क्या होता है, किसी के सोचने का ऐसा तरीका जो उन्हें लगता है कि सही है और अच्छा है, अ वे ऑफ डूइंग समथिंग गुड और राइट, ऐसा सोचना दैट वो जो सोच रहे हैं दैट्स गुड एंड इट्स राइट, सब सही सही सोच रहे हैं, अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, बिलीव करना ऐसा कि यही सच है, यही एग्जिस्टेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं, भरत बिलीव्स इन घोस्ट। देखिए, भरत नाम का जो लड़का है उन्हें भूतों में भरोसा है, जो भूत प्रेत रहते हैं उन पे भरोसा है, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि घोस्ट आर देयर, तो वो बिलीव इन, एक मान्यता है। एग्जाम्पल एक और अगर हम देखें तो क्या ले सकते हैं, आई कैन हेल्प यू इफ यू बिलीव इन मी, आई कैन हेल्प यू, राइट, HELP, हेल्प यू if you believe in me, if you believe in me, अगर आप मेरे पे भरोसा करोगे, if you trust me, I can help you believe। She used to say she didn't believe in marriages। वो ऐसा कहती थी कि उन्हें शादियों पे, मैरिजेस पे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। तो बिलीव इन का मीनिंग क्या हुआ, आपकी मान्यता जिस पे आप भरोसा करते हो, जिसके आप सच मानते हो, जिसको आप एग्जिस्टेंस में है ऐसा मानते हो। अब वो सच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट, बिलीव इन। फिर नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है हरी अप। हरी अप का मीनिंग क्या होता है, हरी अप, जल्दी से, क्विकली करना, मोर क्विकली, हरी अप, क्विकली, राइट। कह सकते हैं हम हरी अप, वी आर लेट, वी आर लेट, कई सिचुएशन में, कहीं बाहर जाना है, ऑलरेडी लेट है, जल्दी करिए, हम ऑलरेडी लेट है, वी आर लेट, स्कूल के लिए, ऑफिस के लिए, वेडिंग्स के लिए, किसी फंक्शन, इवेंट्स, किसी भी चीज के लिए, राइट। यूज फॉर टेलिंग समवन टू डू समथिंग मोर क्विकली, राइट, किसी को ये बताने के लिए कि आप जो कर रहे हो प्रेजेंटली उसे और जल्दी से कीजिए, डू इट मोर क्विकली। एग्जाम्पल देखते हैं, Shweta told Sunny to hurry up and take his bath, otherwise they would miss their train। देखिए, श्वेता ने सनी को क्या कहा, जल्दी से जाके टेक योर बाथ, नहा लो, क्योंकि हमारी ट्रेन है, नहीं तो फिर वो मिस हो जाएगी। तो जब हम किसी को कुछ क्विकली करने के लिए कहते हैं तब हम हरी अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। फिर आता है फॉलो अप। Follow up यानी to gather further information or to reinforce or evaluate a previous action। Follow up क्या होता है, कई बार हम ये सुनते हैं जब हमने ऑलरेडी कुछ कर लिया है लेकिन फिर उस इवेंट का क्या हुआ उस चीज का, उसके पे हम जब फॉलो अप लेते हैं आगे की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तब हम फॉलो अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं।
इसे समझने के लिए एक बार एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर वापस मीनिंग पे आएंगे। The party is tomorrow afternoon, but you still haven't ordered the food. I need you to follow up on that as soon as possible. देखिए, पार्टी कल दोपहर को है, राइट? अभी तक लेकिन आपने खाना ऑर्डर नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसका फॉलो अप लो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो, उस पे एक्शन लो और उसे जल्द से जल्द खत्म करो। फॉलो अप ऑन द फूड। समझ में आया एकदम? यस, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। He followed up the lesson. देखिए, he followed up the lesson with an activity. With an activity to check understanding. To check understanding, right? अब उन्होंने क्या किया, लेसन समझ लिए, ऑलरेडी हो चुका है वो कार्य, लेकिन उन्होंने उसे फॉलो अप किया, फिर से किया, क्या, ये जानने के लिए कि उन्होंने जो समझा है वो सही है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए वो जो उन्होंने सीखा था उसे एक्टिविटी से रिलेट करके समझने की कोशिश करी। फॉलोड अप, फिर से करना या उस इंफॉर्मेशन जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है उस पे एक्शन लेना, देखना कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है वेकअप। वेकअप यानी टू अवेकन, यानी जागना, जगाना या जागना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं टू स्टॉप स्लीपिंग। एक ही बात हो गई, टू स्टॉप स्लीपिंग या टू अवेकन, या तो जाग रहे हैं या तो सो नहीं रहे हैं, एक ही बात हो गई। टू बिकम मोर अलर्ट, वेकअप का मीनिंग ये भी होता है टू बिकम मोर अलर्ट एंड रेडी टू डू थिंग्स आफ्टर यू हैव बीन लेजी और इनएक्टिव। ये थोड़ा बेटर है, यानी ज्यादा अलर्ट हो जाना, वेक अप, एकदम अलर्ट होके रेडी टू डू थिंग्स। आप काफी लेजी एंड इनएक्टिव थे, लेकिन अब आप एकदम अलर्ट हो गए और जो कार्य आपका मिस आउट हुआ है, जिस चीज को आप नहीं कर पाए, आप इनएक्टिव थे, उसके लिए वापस से स्फूर्ति लाना, उसे कहा जाता है वेकअप। एग्जाम्पल है, अ कूल शावर वेक्स अप द बॉडी एंड बूस्ट सर्कुलेशन। ठंडे पानी से जब हम शावर लेते हैं तो बॉडी एकदम बूस्ट हो जाती है और ब्लड सर्कुलेट हो जाता है, सर्कुलेशन बॉडी का बूस्ट हो जाता है। Wake up, it's time to get ready for work, right? कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हर फ्रेजल वर्ब का एक एग्जांपल आपके एंड से बता सकते हो, राइट? तो ये हमारा आज का सेशन था फ्रेजल वर्ब्स पे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, हिंद खोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो तुरंत प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।